भारत में पहली डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? पुलिकट, सूरत, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। इस प्रश्न का उत्तर है मछलीपट्टनम में। डच नीदरलैंड के निवासियों को बोला जाता है। पुर्तगालियों के आने के बाद डच दूसरी यूरोपीय शक्ति थी जो भारत आए। डच लोगों द्वारा पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम में लगाई गई। डच लोग मछलीपट्टनम से मुख्यतः नील का निर्यात करते थे और सूती कपड़ों का व्यापार करते थे। डच लोगों ने 1610 में पुलिकट और 1616 में सूरत में भी अपनी फैक्ट्री लगाई। क्या आपको पता है कि बेदरा का युद्ध डच लोगों ने कब और किससे लड़ा? कमेंट बॉक्स में बताएं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर है छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 में दिया गया। ये पार्क छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और बस्तर क्षेत्र में स्थित है। ये भारत के सबसे ज़्यादा घने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इस पार्क का नाम इसे गुजरने वाली कांगेर नदी के नाम पर पड़ा है। ये पार्क खास तौर पर अपनी जैव विविधता, झरनों, लाइमस्टोन की गुफाओं के लिए जाना जाता है। क्या आपको पता है कि लाइमस्टोन गुफाएं क्या होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। अमृतसर की संधि किनके बीच हुई? अंग्रेज और होलकर, रंजीत सिंह और अंग्रेज, होलकर और रंजीत सिंह और अफगान। इस प्रश्न का उत्तर है रंजीत सिंह और अंग्रेज। रंजीत सिंह एक सिख योद्धा थे। 1799 में उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी घोषित किया और जमन शाह को पराजित करके सिखों के बीच अपना लोहा मनवाया। 1801 में उन्होंने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया और सिख साम्राज्य की स्थापना की। जब रंजीत सिंह ने मालवा पर हमला किया तो अंग्रेजों ने भी जवाब में रंजीत सिंह पर हमला किया। इसके बाद रंजीत सिंह को अंग्रेजों की शक्ति का एहसास हो गया और उन्होंने 1809 में अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि करके एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की बात मान ली। क्या आपको पता है कि अमृतसर की 1846 की संधि क्या थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। अंटार्कटिका में स्थित एकमात्र ज्वालामुखी शिखर कौन सा है? माउंट ब्लैंक, माउंट एरिबस, माउंट एल्ब्रस, माउंट कुक। इस प्रश्न का उत्तर है माउंट एरिबस। अंटार्कटिका की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एरिबस अंटार्कटिका में स्थित एकमात्र ज्वालामुखी है जो पिछले 13 लाख सालों से सक्रिय बना हुआ है। इस पहाड़ की ऊंचाई 3794 मीटर है। ये अंटार्कटिका के रोस द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर 3 निष्क्रिय ज्वालामुखी भी हैं जिनके नाम है माउंट टेरर, माउंट बर्ड और माउंट टेरानोवा। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। औरंगजेब की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद, लाहौर। इस प्रश्न का उत्तर है अहमदनगर। औरंगजेब 49 सालों तक भारत पर राज करने वाला मुगल वंश का छठा राजा था। औरंगजेब का जन्म 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज का तीसरा बेटा था। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर के पास भिंगर में एक मिलिट्री कैंप में हुई थी। औरंगजेब को औरंगाबाद में निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन की दरगाह में दफनाया गया। क्या आपको पता है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इस प्रश्न का उत्तर है हिंद महासागर। डियागो गार्सिया ब्रिटेन का एक 60 द्वीपों का द्वीप समूह है जो हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप समूह को सबसे पहले पुर्तगाली लोगों ने खोजा और इस पर कब्जा कर लिया। बाद में यह फ्रांस के पास गया और फ्रांस के बाद नेपोलियन से हुए युद्ध में यह ब्रिटेन के पास आ गया। अभी इस द्वीप पर यूएसए का एक बड़ा मिलिट्री बेस और नेवल बेस है। क्या आपको पता है कि भारत के मिलिट्री बेस दुनिया के किन किन देशों में हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं।
मुगलकालीन भारत में दस्तक क्या था? ऑप्शन 1 व्यापारिक विनिमय, ऑप्शन 2 व्यापार के लिए निशुल्क आज्ञा पत्र, ऑप्शन 3 किसानों से लिया जाने वाला राजस्व, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2। दस्तक की प्रथा का आरंभ रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में मीर जाफर को नवाब बनाने के बाद शुरू किया। दस्तक के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के निजी व्यापार पर किसी भी प्रकार की चुंगी या कस्टम टैक्स वसूलने पर रोक लगा दी गई। व्यापार के इस निशुल्क आज्ञा पत्र से भारतीय व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ। बाद में इस प्रथा को बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1775 में बंद कर दिया गया। क्या आपको पता है कि मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? कमेंट बॉक्स में बताएं। पेट्रोलॉजी किस चीज के अध्ययन को कहते हैं? भूमि, खनिज, चट्टान, मिट्टी। इस प्रश्न का उत्तर है चट्टान। पेट्रोलॉजी ग्रीक शब्द पेट्रोस से बना है, जिसका मतलब होता है पत्थर। पेट्रोलॉजी भूगोल की वो शाखा होती है जिसमें हम पत्थरों के अलग अलग प्रकारों, उनके गुणों और उनके बनने की प्रक्रिया आदि का अध्ययन करते हैं। पेट्रोलॉजी को पत्थरों की बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सामान्य रूप से इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक चट्टानों की पेट्रोलॉजी को साथ में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनमें बहुत सारी केमिस्ट्री जाननी पड़ती है। सेडिमेंट्री चट्टानों की पेट्रोलॉजी को अलग से पढ़ाया जाता है। क्या आपको पता है कि इन तीनों तरह के चट्टानों के उदाहरण क्या हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। हैदराबाद की स्थापना किसने की? बख्तियार खान, इस्माइल शाह, कुली कुतुब शाह, रहमत अली। इस प्रश्न का उत्तर है कुली कुतुब शाह। तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा शहर हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद का ज़्यादातर इलाका कृत्रिम झीलों से घिरा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ स्थित हुसैन सागर झील तो इस शहर के बनने से भी पहले की है। इस शहर की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1591 में तब की थी, जब वो अपनी राजधानी को गोलकोंडा में बढ़ाना चाह रहा था। 1687 में इस शहर को मुगलों ने छीन लिया, मगर 1724 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अशरफ शाह ने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। क्या आपको पता है कि निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएं। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? ऑप्शन 1 दाब अंतर से, ऑप्शन 2 केशिका क्रिया से, ऑप्शन 3 तेल की कम श्यानता से, ऑप्शन 4 तेल में कार्बोक्सिलिक समूह से। इस प्रश्न का उत्तर है केशिका क्रिया द्वारा। कैपिलरी एक्शन, विकिंग या केशिका क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कोई लिक्विड पतली जगहों से बिना किसी सहायता के गुरुत्वाकर्षण बल जैसे बाहरी बलों के विरुद्ध कार्य करता है। इस क्रिया के कुछ उदाहरण हमें लैंप की बत्ती में तेल और पेंट ब्रश के बीच पेंट ऊपर जाने में दिखता है। इसके अलावा ये पतली नलियों में हमें अच्छे से नजर आ सकता है। क्या आपको पता है कि श्यानता क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। कूका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अजित सिंह, बालक सिंह, जवाहरमल, राम सिंह। इस प्रश्न का उत्तर है बालक सिंह। कूका आंदोलन के शुरुआती दिनों के बारे में काफी मतभेद है। कुछ स्रोतों के अनुसार इसकी शुरुआत बाबा राम सिंह के द्वारा बैसाखी के दिन नामधारी संप्रदाय की स्थापना के साथ हुई। इस आंदोलन के 2 सबसे प्रमुख नेता बाबा बालक सिंह और भगत जवाहरमल थे। कुछ स्रोतों के अनुसार बाबा बालक सिंह भगत जवाहरमल के शिष्य थे। क्या आपको पता है कि कूका आंदोलन क्यों किया गया? कमेंट बॉक्स में बताएं। मछलियों के यकृत के तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। इस प्रश्न का उत्तर है विटामिन डी। मछलियों और खास तौर पर कॉड मछली के यकृत के तेल को एक फूड सप्लीमेंट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर मछलियों के तेल में ओमेगा 3, EPA और DHA अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं। इसमें विटामिन डी और विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। जिन बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, उनको इसकी गोलियां देने से उनमें रिकेट्स नहीं होता। ऐसा बहुत पहले से देखा जा रहा है।
क्या आपको पता है कि विटामिन डी के शाकाहारी स्रोत क्या क्या हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस महापुरुष के प्रयत्नों से पारित हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र ठाकुर, केशव चंद्र। इस प्रश्न का उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में बंगाल के एक प्रमुख शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। उन्होंने बंगाली अक्षरों को भी सुधारा। उन्हें बंगाली गद्य का पिता भी कहा जाता है। लेकिन जिस काम के लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है विधवा पुनर्विवाह। उनके ही प्रयासों और पिटीशन की वजह से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून लॉर्ड डलहौजी ने निजी तौर पर फाइनल किया। क्या आपको पता है कि बंगाली पुनर्जागरण के पिता के तौर पर किसे जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के उत्तरी मैदान की मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है? निम्नीकरण, भूमि वृद्धि, अपक्षय, अपक्षरण। इस प्रश्न का उत्तर है भूमि वृद्धि। जब गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रही थी तो धीरे धीरे हिमालय बने और उससे नदियां निकलनी चालू हुईं। ये नदियां अपने साथ केवल पानी ही नहीं बल्कि ढेर सारी मिट्टी भी लाती थीं। लाखों करोड़ों सालों तक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी की वजह से धीरे धीरे उत्तरी मैदानी भाग का निर्माण हुआ। इस तरह से नई आकृतियों के बनने की क्रिया को भूमि वृद्धि कहा जाता है। क्या आपको पता है कि अपक्षय और अपरदन से कौन सी आकृतियां बनती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, जवाहरलाल नेहरू को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी को। इस प्रश्न का उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना को। अरबी शब्द कायदे आजम का अर्थ होता है महान नेता। पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहा जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय जिन्ना ने उसे ज्वाइन नहीं किया, लेकिन 1913 में जब लीग के लोगों ने उन्हें यकीन दिलाया कि मुस्लिम लीग कांग्रेस की तरह ही भारत को आज़ाद कराना चाहती है, तब उन्होंने उसे ज्वाइन किया। क्या आपको पता है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। नए जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 तीसरी दुनिया में बढ़ते वृद्धों की संख्या। ऑप्शन 2 तीसरी दुनिया के शहरों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या। ऑप्शन 3 तीसरी दुनिया से बड़ी संख्या में हो रहा पलायन या प्रवास। ऑप्शन 4 सोवियत के प्रवासियों की अधिक संख्या। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3। पॉल एलिट्स ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं शताब्दी में बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि होगी। पॉल की यह भविष्यवाणी तो सही नहीं साबित हुई, मगर 2010 में गोल्डस्टोन ने एक नई जनसंख्या विस्फोट की भविष्यवाणी की। गोल्डस्टोन के अनुसार अविकसित देशों में तेजी से शहरीकरण बढ़ने और आबादी बढ़ने और आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक अस्थिरता के चलते इन देशों से विकसित देशों की तरफ भारी मात्रा में पलायन होगा। क्या आपको पता है कि दुनिया के किन देशों में वृद्ध लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है? कमेंट बॉक्स में बताएं। इब्न बतूता को दिल्ली के काजी के तौर पर किस शासक ने नियुक्त किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इस प्रश्न का उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। बतूता मोरक्को का एक मुस्लिम स्कॉलर और यात्री था। जीवन के लगभग 30 सालों में उसने अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बहुत से देशों की यात्राएं की। उसने आधुनिक इतिहास में किसी भी दूसरे यात्री से ज़्यादा करीब 1,17,000 किलोमीटर की यात्रा की। जब वो भारत आया तो मुस्लिम दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर जाने जाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तुगलक ने उसे काजी के पद पर नियुक्त किया। क्या आपको पता है कि मार्को पोलो किस देश का यात्री था और उसने किन देशों की यात्राएं की? कमेंट बॉक्स में बताएं। केप कॉनेवेरल, जहां से अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, किस राज्य के तट पर स्थित है? फ्लोरिडा, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना। इस प्रश्न का उत्तर है फ्लोरिडा। केप कॉनेवेरल यूएसए के अटलांटिक महासागर से लगने वाले राज्य फ्लोरिडा में स्थित है। यह अमेरिका के ऐसे क्षेत्र का हिस्सा है जिसे अंतरिक्ष तट के नाम से जाना जाता है।
केप कॉनेवेरल को पहले कैनेडी स्पेस सेंटर भी बोला जाता था। इसको अमेरिकी सरकार द्वारा 1949 में रॉकेट टेस्टिंग करवाने के लिए विकसित किया गया था। बाद में यहाँ से अपोलो मिशन के लिए रॉकेट भी छोड़े गए। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहला रॉकेट प्रक्षेपण किस जगह से किया गया? कमेंट बॉक्स में बताएं। कामागाटा मारू क्या था? ऑप्शन 1 गदर पार्टी का मुख्यालय, ऑप्शन 2 अंग्रेजों का जासूस, ऑप्शन 3 नागा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है इनमें से कोई नहीं। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जो 1914 में ब्रिटिशकालीन भारत के पंजाब से कुछ लोगों को कनाडा लेकर जा रहा था। लेकिन जब ये जहाज कनाडा पहुंचा तो कनाडा की सरकार ने इस जहाज से लोगों को उतरने की अनुमति नहीं दी। काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद जहाज को कलकत्ता वापस भेज दिया गया। कलकत्ता वापस आने पर बहुत से लोगों को राजनीतिक कारणों और कानून तोड़ने के कारण निगरानी में रखा गया। क्या आपको पता है कि लुफ्तवाफा नाम से किस देश की वायुसेना को जाना जाता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। 1857 के गदर के बाद निम्न में से कौन सा वादा नहीं किया गया? ऑप्शन 1 भारतीय नागरिक प्रशासन में भाग लेंगे, ऑप्शन 2 प्राचीन परंपराओं का सम्मान रखा जाएगा, ऑप्शन 3 भारतीय राजाओं को अप्रभावित रखा जाएगा, ऑप्शन 4 किसानों को लाभ का एक हिस्सा दिया जाएगा और नस्ली भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो इसके लिए कई वादे किए, जिनमें भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने और भारतीय राजाओं के काम में दखल ना देने के वादे प्रमुख थे। अंग्रेजी सरकार ने किसानों को लाभ में हिस्सा देने जैसा कोई वादा नहीं किया। क्या आपको पता है कि 1857 की क्रांति के नायक कुंवर सिंह की मृत्यु कैसे हुई? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? बगदाद टिग्रिस, बॉन डेन्यूब, रोम साइन, पेरिस टिबर। इस प्रश्न का उत्तर है बगदाद टिग्रिस। जर्मनी का शहर बोन राइन नदी के किनारे पर, रोम टिबर नदी के किनारे पर और पेरिस साइन नदी के किनारे पर स्थित है। बगदाद से होकर बहने वाली टिग्रिस नदी मेसोपोटामिया सभ्यता की दो प्रमुख नदियों में से एक है। ये नदी तुर्की के दक्षिण पूर्वी अनातोलिया क्षेत्र से निकलकर सीरिया से होते हुए अरब मरुस्थल से फारस की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1750 किलोमीटर है। ये सीरिया और तुर्की की सीमा का कुछ हिस्सा भी बनाती है। क्या आपको पता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की दूसरी नदी का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। इनमें कौन सा प्रथम व्यापारिक बैंक था? मद्रास बैंक, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ कलकत्ता, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बैंक ऑफ कलकत्ता। भारत के सबसे पुराने व्यापारिक बैंक बैंक ऑफ कलकत्ता की शुरुआत 1806 में हुई थी। 3 साल के बाद ही इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। इस बैंक का मालिकाना हक बंगाल की राज्य सरकार और बैंक के कुछ ग्राहकों के पास था। बाद में 1921 में इसे बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी बैंकों से मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1955 में इसे भारत सरकार और आरबीआई के अंतर्गत कर दिया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। क्या आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। वेंकटेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर है आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की तिरुमाला नामक पहाड़ियों में स्थित है। इसको तिरुमाला तिरुपति और तिरुपति बालाजी मंदिर भी बोला जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर अवतार को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में पापों से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान विष्णु वेंकटेश्वर का रूप लेकर आएंगे। इस मंदिर का प्रशासन तिरुमाला तिरुपति देवस्थान नाम द्वारा किया जाता है। क्या आपको पता है कि भारत का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला मंदिर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। चोल काल में महासभा क्या थी? ऑप्शन 1 ब्राह्मण गांवों में वयस्कों का सम्मेलन, ऑप्शन 2 मिश्रित जनसंख्या वाले गांवों में वयस्क व्यक्तियों की गोष्ठी,
ऑप्शन 3 पूरे गांव की जनसंख्या की संसद। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1। ग्रामीण स्तर पर चोल साम्राज्य बहुत अच्छी तरह विकसित था। चोल शिलालेखों में हमें 3 तरह की असेंबली का जिक्र मिलता है। इन तीनों को उर, सभा और महासभा नाम से जाना जाता था। उर क्षेत्रीय लोगों की बैठक होती थी जिनमें बिना नियम के बातों पर चर्चा होती थी, लेकिन सभा और महासभा ब्राह्मण गांवों के वयस्कों का सम्मेलन होता था। इनकी व्यवस्था उर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। क्या आपको पता है कि चोल काल में राज्य को क्या बोलते थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। बर्नौली का सिद्धांत निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है? द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग, दाब। इस प्रश्न का उत्तर है ऊर्जा। बर्नौली के सिद्धांत को डैनियल बर्नौली द्वारा उनकी पुस्तक हाइड्रोडायनेमिक्स में दिया गया था। ये सिद्धांत हमें द्रव्य गति विज्ञान यानी फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में बताता है। ये सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है और बताता है कि अगर कोई लिक्विड बह रहा है तो किसी भी बिंदु पर सभी तरह की ऊर्जाओं का योग समान रहता है। क्या आपको बर्नौली के सिद्धांत के कुछ उदाहरण पता हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं।